नमस्कार बच्चों, मैं प्रांजल सोनी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ CMS एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, अपना 5 हथियार थे अपने, कौन कौन से हथियारों को याद करें वापस। ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन और 5वां हथियार हमारे पास कौन सा है बच्चों, सदिश। सदिश पढ़ने से पहले थोड़ा कक्षा 11 में चलते हैं। कक्षा 11 को देखें, महसूस करें कक्षा 11 को कि कक्षा 11 में हमने एक चीज पढ़ी थी और वो था भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि वो राशि जिसे मापा या तोला जा सके, वो राशि कौन सी कहलाती है, भौतिक राशि। फिर भौतिक राशि में हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे। फिर भौतिक राशि के एक प्रकार और पढ़े थे कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त भी और कोई प्रकार होता होगा, वो प्रकार कौन सा है? वो प्रकार डिपेंड करता है दिशा पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चों? दिशा पर। तो 2 प्रकार की राशियां होती है उस आधार पर। एक तो राशि होती है हमारी अदिश और एक राशि होती है हमारी सदिश। एक राशि अदिश और एक राशि सदिश। अब अदिश और सदिश राशियों में क्या डिफरेंस है, कैसे इनको डिफरेंशिएट करें, कैसे पहचाने? तो बच्चों, अदिश राशियां वे जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता होती है, वे कौन सी राशियां कहलाती है? अदिश राशियां। और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या क्या बना बच्चों? ये बना हमारे परिमाण इंटू मात्रक। परिमाण और मात्रक दोनों आएंगे इसमें। परिमाण और मात्रक तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और आएगी, और परिमाण और मात्रक के साथ साथ आएगा बच्चों दिशा। दोनों में डिफरेंशिएशन हो गया। ये तो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। अब परिमाण और मात्रक क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जैसे बाजार गए और आप 10 किलो के आटे का कट्टा लेकर के आए। किसका? 10 किलो का। ये 10 जो है, ये 10 इस भौतिक राशि का परिमाण है और केजी जो है ये इसका मात्रक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको यहां से और कोटा जाना है, तो जनरली हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कितना समय लगेगा? समय को कैसे बताओगे आप? सेकंड में बताओगे, मिनट में बताओगे, दिन में बताओगे, घंटे में बताओगे। सपोज यहां से कोटा जाने में 3 घंटे का समय लगता है, तो 3 घंटे। यहां 3 क्या हुआ? यहां 3 हुआ बच्चों परिमाण, और घंटे क्या हुआ बच्चों? मात्रक। ये हो गया परिमाण और ये हो गया मात्रक। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे बच्चों, अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात यह कि क्या अदिश का हम अध्ययन करें? अदिश का अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें अध्ययन किस चीज का करना है बच्चों? हमें अध्ययन करना है सदिश का। हमें सदिश का अध्ययन करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था सदिश, अवकलन, समाकलन, इन ग्राफ, इन चीज़ों के बिना हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम सदिश को डीपली पढ़ते हैं कि भाई सदिश होता क्या है। चलो सदिश के बारे में बात की जाए। ये तो थोड़ी बेसिक नॉलेज हो गई इसके बारे में। सदिश, वेक्टर्स, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर्स बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सदिश को व्यक्त करने के लिए, सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे राशियां कौन सी कहलाती है? सदिश राशियां। जैसे अदिश और सदिश में मैं कुछ डिफरेंस बता दूं आपको कि अदिश और सदिश क्या होती है। जैसे आप पढ़ते हैं चाल, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। उस प्रकार से बहुत सारी राशियां हैं। जैसे बल, बल सदिश राशि होती है, और बल आगुण वगैरह बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। बल आगुण सदिश राशि, बल सदिश राशि, विस्थापन, वेग, इस प्रकार से सदिश राशि होती है। अब सदिश राशियों को अंतर में कैसे पहचाने, कैसे व्यक्त करें? तो सदिश राशियों को व्यक्त करने का एक सबसे अच्छा माध्यम होता है, उसे कहते हैं इकाई सदिश। उसे कहते हैं बच्चों इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर इसे बोला जाता है। अब यूनिट वेक्टर कैसे? देखिए, पहले तो सदिश को व्यक्त करना सीखें और उसके बाद इकाई सदिश को व्यक्त करना सीखें। सदिश राशियों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जैसे वेग है, वेग को मैं v से लिखूं, इसके ऊपर तीर का चिन्ह
ये बताएगा कि ये राशि कौन सी है, सदिश राशियाँ। आप अगर एनसीईआरटी की बुक में या राजस्थान बोर्ड की किसी भी बुक में देखोगे तो आपको वेक्टर नहीं मिलेगा, वहाँ पे राशियाँ डार्क होती है। बुक ने लिखा हुआ है आगे कि उसने सभी सदिश राशियों को डार्क बनाया हुआ है। हमें डार्क बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास ये वाला मेथड है कि हम उसके ऊपर तीर लगा करके उसको व्यक्त करें। जैसे विस्थापन की बात करूँ मैं, विस्थापन जैसे यहाँ इस दिशा से इस दिशा की ओर विस्थापन है, ऐसे बी की ओर 20 मीटर। अच्छा, आपको दिशाओं का ज्ञान होगा ही सही, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो विस्थापन क्या लिखेंगे हम, विस्थापन बराबर होगा, विस्थापन बराबर 20 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सदिश की बात कर रहा था कि भाई सदिश को व्यक्त कैसे करते हैं, सदिश राशियों को। अब सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए देखिए, जो चीज काम में आती है उसे हम कहते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश को कैसे व्यक्त करें, इकाई सदिश को व्यक्त करने के लिए ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अल्फाबेट्स हैं इनके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। ये कैप है, कैप जैसे बर्थडे वाली टोपी नहीं आती क्या शंकु आकार की, उसी प्रकार से इस आर के ऊपर कैप लगा दिया। तो ये कौन सा सदिश बना अपने, इकाई सदिश। और ये तो बेसिकली आपको इतनी चीजें तो पता ही है, क्योंकि कक्षा 11 में बिना इनके काम चलता ही नहीं है। और हमारे पास इन कार्तीय निर्देशांक पद्धति के 3 अक्षों को व्यक्त करने के लिए, जैसे ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, ये 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। ये x अक्ष हुआ, ऊपर कौन सा है, y अक्ष, और ये जो z अक्ष है, ये z अक्ष इन दोनों के लंबवत बाहर आता है, जिसे हम बोर्ड पे तो बना नहीं सकते हैं। बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं तो हम इसको थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं। तो 3 अक्ष हो गए। अब इन 3 अक्षों को कौन कौन से इकाई सदिशों से व्यक्त किया जाए, इकाई सदिश करने के लिए कुछ भी लिख करके उसके ऊपर कैप लगाना है। तो x दिशा को प्रदर्शित करने के लिए I के ऊपर कैप लगा दिया जाता है, y को प्रदर्शित करने के लिए j के ऊपर कैप लगा दिया जाता है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए k के ऊपर कैप लगा दिया जाता है। तो x दिशा को प्रदर्शित करेगा I कैप, y दिशा को प्रदर्शित करेगा j कैप, और z दिशा को प्रदर्शित करेगा k कैप। इस प्रकार ये 3 निरूपण हो गए हमारे पास, हो गए। किसी भी सदिश को व्यक्त कैसे करना है, किसी भी सदिश को व्यक्त कैसे करना है, जैसे एक बिंदु लेता हूं मैं यहाँ पर, ये बिंदु है 2, 3, 4, और आप जानते हैं अच्छे से इनको कैसे लिखते हैं, निर्देशांक लिखते थे आप x, y, z। x के साथ कौन सा कैप लगाते हैं, I कैप। तो इस प्रकार से कोई बिंदु लिखे हों तो कैसे व्यक्त करेंगे, इसके साथ क्या लगाऊंगा, I कैप, इसके साथ j कैप और इसके साथ k कैप। तो मैं अगर इसको मैं r नाम दे दूं तो r वेक्टर बराबर में लिखूंगा 2 के साथ I कैप प्लस 3 के साथ j कैप प्लस 4 के साथ k कैप। इस प्रकार से हम सदिशों को व्यक्त करते हैं। ये सदिशों को व्यक्त करने का तरीका हो गया, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये चीज। इसके बाद देखना बच्चों, इकाई सदिश भी हमने सीख लिए, इकाई सदिश I कैप, j कैप, k कैप, ये हमने सब सीखे। अब इकाई सदिश का सूत्र, इकाई सदिश, इकाई सदिश का सूत्र क्या होगा, इकाई सदिश का सूत्र होता है बच्चों सदिश बटे सदिश का परिमाण। परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इकाई सदिश को व्यक्त करने के लिए सदिश और सदिश के परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इकाई सदिश कोई भी सदिश मैं ले लूं, सपोज इधर लिखता हूं मैं ए वेक्टर, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है a1 I कैप प्लस a2, a1 a2 कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 में कुछ नहीं लिख रहा, प्लस a3 k कैप। ठीक, तो इस सदिश को, ये तो सदिश हो गया। अब सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, सदिश का परिमाण निकाल देंगे तो अपन को वो भी आ जाएगा। चलो ठीक है, इस सूत्र से ध्यान रखना सदिश का परिमाण कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत बार काम में आएगी। सदिश का परिमाण लिखने के लिए जो भी सदिश लिखा हुआ है, जैसे ए वेक्टर, या तो इसको कंबल उड़ा दो या फिर इसका वेक्टर हटा के सिंपल लिख दो, दोनों तरीके मान्य हैं। हम इस तरीके का ज्यादा प्रयोग करते हैं। सदिश के परिमाण को, किसी भी सदिश के परिमाण को दर्शाने के लिए उसको कंबल उड़ा दो या उस पर तीर का चिन्ह हटा के सिंपल लिख दो। इसका सूत्र क्या बनता है, इसका सूत्र बनता है स्क्वायर रूट I कैप का जो गुणांक है, गुणांक मतलब मल्टीपल,
जो उसके गुणा में है, तो आई कैप के गुणा में क्या है A1, तो जो भी गुणांक है उसका स्क्वायर, प्लस में हो तो प्लस में, माइनस में हो तो माइनस में, प्लस यहां क्या है A2, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, ये हमारे होता है सदिश का परिमाण। और इकाई सदिश को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर लिखा है ना आपने, तो इकाई सदिश को लिखने के लिए ए के ऊपर क्या लगा दूंगा, कैप। तो इसका सूत्र कैसे बना, इकाई सदिश ए कैप बराबर वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर, और इसका परिमाण को क्या लिख दिया मैंने, इसको कंबल उड़ा के लिख दिया। इसको इधर गुणा करना बच्चों, तो ए वेक्टर बराबर क्या आया, इंपॉर्टेंट सूत्र। अब आप कैसे लिखेंगे, ये तो हुआ सदिश, सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, मात्रक तो आएगा ही सही, मात्रक की बात नहीं कर रहे, वो तो हमेशा आता है। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर बराबर हुआ उस सदिश बराबर सदिश का परिमाण इंटू इकाई सदिश। तो किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए एक सूत्र हो गया हमारे पास, किस सदिश को व्यक्त करेंगे, वैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया, तो मुझे परिमाण लिखना है और उसका क्या लिखना है, इकाई सदिश। ठीक है, आगे के सूत्रों में जब अपन विद्युत क्षेत्र आवेश की बात कर रहे होंगे पहले चैप्टर में, तब काम आएगा, तब क्या बहुत आगे तक काम आता है, वो तो इस प्रकार ही हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपने सदिश देखा, इकाई सदिश देखा, सदिश का परिमाण निकालना देखा। अब सदिश के परिमाण निकालने के लिए हम कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सदिश का परिमाण कैसे निकालें, कई बार आवश्यकता पड़ेगी। सपोज मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, आप तो आर वेक्टर लीजिए, आपकी इच्छा पड़े जो लीजिए, जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसका परिमाण निकाल के बताओ और मुझे इसका इकाई सदिश निकाल के बताओ, दोनों में एक ही क्वेश्चन में करा देता हूं। सबसे पहले परिमाण को या तो कंबल उड़ा दो या सिंपल आर लिख दो वेक्टर हटा के, जो भी है वो, स्क्वायर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर। सपोज यहाँ पे माइनस होता तो माइनस वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक -3 है, तो -3 का स्क्वायर होगा, चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस यहाँ क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का कितना हो गया 9, और इसका कितना हो गया 16। ये हो गया 16 और 4 20 और 9 29, तो इसका मान आया √29। ओके, अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इकाई सदिश निकाल के बताओ, लो निकालते। इकाई सदिश आर कैप लिख दूं, ये होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। अभी हाल बताया मैंने आपको, इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश कहाँ रहा, ये रहा। इस सदिश को वैसे के वैसे ही लिख दो, ये हो गया 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, हो गया। बटे में क्या आ रहा है, परिमाण, ये निकाल लिया हमने, ये ऐसे व्यक्त करते हैं, ये बटे आ जाएगा √29। ये आपका इकाई सदिश का आंसर है। बहुत सिंपल है, इस प्रकार से हम सदिश निकाल सकते हैं। और सदिशों के बारे में जानकारी मैंने आपको काफ़ी सारी बताई दी। अब देखिएगा बच्चों, सदिश में आपने परिमाण वगैरह चीज़ें निकालना सीख ली, आसान चीज़ें हैं, ज़रूरत पड़ेगी देखो, हमें जरूरत पड़ती है स्थिति सदिश की। किसी भी नियम का हम इस सदिश निरूपण करते हैं, जैसे कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसका सदिश निरूपण हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें होंगी जिनका सदिश निरूपण करना होगा। सदिश निरूपण करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, 2 चीजें चाहिए होती है। दोनों चीजें मैं आपको समझा देता हूं। स्थिति सदिश, पहले स्थिति सदिश को समझते हैं। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, नाम ही स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु, किसी भी बिंदु की, कोई वस्तु जिस बिंदु पर रखी हुई है उसकी स्थिति को बताने वाला जो सदिश है वो क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। इसको बताने के लिए क्या करेंगे, सपोज इस बिंदु की स्थिति मुझे दर्शानी है सदिश के रूप में। सबसे पहला काम मेरा, मैं उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाऊंगा। ये हमारा कौन सा है, मूल बिंदु, ये मूल बिंदु हो गया। इस बिंदु को मैंने किससे मिलाया, मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु से मैंने इसको मिला लिया, तो देखो एक सबसे बड़ी बात, इसकी दिशा भी ध्यान रखना। स्थिति सदिश की दिशा हमेशा उस मूल बिंदु से
किसी भी कार्तीय निर्देशांक पद्धति के मूल बिंदु से उस अभीष्ट बिंदु की ओर होती है, तो ये इसकी दिशा हो गई। आपको ऐसा लग रहा है कि तीर यहाँ जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही स्थिति सदिश बनाते हैं कि मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर अपन उसको डिनोट करते हैं। अब सपोज ये बिंदु है x, y, z, इसके निर्देशांक के निर्देशांक जानते हो तुम, मैंने आपको बता ही दिया। स्थिति सदिश को सामान्यतः आर वेक्टर द्वारा निरूपित करते हैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू x के साथ क्या लगाओगे बता दिया मैंने, आई कैप, y के साथ क्या लगाना है, जे कैप, और z के साथ क्या लगाना है, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपने किसको निरूपित कर दिया, ये उसका स्थिति सदिश है। ये किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने वाला स्थिति सदिश है। जब हम आवेश और उसके गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे होंगे, हम कूलाम का बल पढ़ेंगे, कूलाम का बल गुरुत्वाकर्षण के बल के जैसा है, फिर वहाँ पे हम स्थिति सदिश का प्रयोग करेंगे, उसको सदिश रूपण में करेंगे, तब काम आएगा। ये आपके स्थिति सदिश हो गया। अब स्थिति सदिश के बाद एक टॉपिक और आता है, और वो कौन सा, विस्थापन सदिश। स्थिति तो दर्शा दी, और विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विस्थापन सदिश में क्या करेंगे, देखो भाई, विस्थापन तो जानते ना आप, विस्थापन जानते हैं, मुझे देखना गौर से, यहां खड़ा हूं, यहां से वहां गया, वहां से यहां गया, और फिर वापस यहां आ गया। तो अब मैं बात करूं दूरी की। अब मैं दूरी की बात करूंगा तो यहां से वहां तक गया, प्लस वहां से वहां तक गया, प्लस बीच में आ गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, बीच में आ गया, तो सारी दूरियां जुड़ जाएगी, कुल दूरी हो गई। विस्थापन की बात करूं मैं तो क्या होगा, विस्थापन की बात करूं तो देखो, मैं यहां से चला, फिर वापस चला, यहां तक आ गया, मैं जहां से चला था मैं वही वापस आ चुका हूं। तो विस्थापन देखा जाए तो शून्य है। शून्य कैसे है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से किसको, अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा विस्थापन कहलाती है, और इसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। सपोज मैं यहाँ पहले इधर गया, मैं गाना था ना, इधर चला, फिर मैं उधर चला, फिर मैं इधर चला, तो मैं यहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ से चला था और यहाँ पे पहुँच गया, तो मैं एक्चुअल में मेरा जो विस्थापन है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, ऐसे लेकर के बी तक, और दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। ये आपका विस्थापन सदिश हो गया, हो गया। अब इसको अपन फिजिक्स में कैसे समझना है, देखो, ये तो एक नॉर्मल कक्षा 11 का कंसेप्ट हो गया आपके। अब आप ये कैसे समझोगे विस्थापन सदिश, सपोज एक बिंदु से, ये कोई बिंदु है एक, इस बिंदु से दूसरे बिंदु 2 की ओर जाना है। मैं इसको निर्देशांक पद्धति के आधार पर समझा देता हूँ। ये पहला बिंदु है, इसको यहाँ से मिलाया और इसकी तरफ, ये इसका स्थिति सदिश मैंने माना r1 वेक्टर। मैंने मूल बिंदु से इस बिंदु को मिलाया तो उसका स्थिति सदिश कितना हो गया, r2 वेक्टर। अब मेरा विस्थापन 2 तरीके से हो सकता है, या तो मैं 1 से 2 की तरफ जाऊँ, या मैं 2 से 1 की तरफ आऊँ, दोनों ही ऑप्शन है मेरे पास। इसको कैसे निरूपित करते हैं देखना। 1 से 2 की तरफ जाऊँगा तो इसको मैं लिखूँगा r21 वेक्टर, 2 से 1 की तरफ जाऊंगा तो इसको लिखूंगा मैं r21 वेक्टर। दोनों की दिशा अलग होगी, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, परिमाण में बराबर है दोनों। भाई एक बात बताओ, मैं उधर जैसे 2 दीवार है, इस दीवार से इस दीवार तक जाऊं, चाहे इस दीवार से इस दीवार तक जाऊं, दूरी तो बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है। एक बार मैं इधर गया और एक बार मैं इधर गया, दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई। विस्थापन में यही होता है, दिशाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। इसको पढ़ना कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसको उल्टा पढ़ते हैं, यहां से ऐसे 1 से 2 की ओर, इसको पढ़ते हैं 1 से 2 की ओर विस्थापन सदिश। उल्टा पढ़ो, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 से 1 की ओर विस्थापन सदिश। तो यहां देखना, बिंदु 1 से 2 की ओर जहां जाते हैं वो पहले आता है। 2 की ओर जा रहे हैं तो 2 पहले कहां से आ रहे हैं, 1 से, तो r21 वेक्टर। मुझे 1 से 2 जाना है, सॉरी 2 से 1 जाना है तो कहां जाना है, 1 पर, कहां से जाना है, 2 से, तो इसको लिखूंगा मैं r12 वेक्टर। आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया कि जब 2 सदिशों के बीच में इस प्रकार से लिख रहा हो, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा हो, माइनस का। जब 2 सदिशों के बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा हो तो उसका अर्थ होता है कि वे दोनों सदिश एक दूसरे से दिशा में क्या है, विपरीत है।
सदिशों में माइनस चिन्ह जो होता है वो विपरीत दिशा को दर्शाता है। सपोज ये तो परिमाण में समान सदिश है, जैसे एक सदिश ए वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा सदिश बी वेक्टर उसी समय इधर आ रहा है। आप देखो दोनों का परिमाण समान है, लेकिन एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे? उनके बीच में चिन्ह लगा देंगे माइनस का। तो इस प्रकार से अपन को सदिशों की दिशा का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन सदिश समझ लिया आपने। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी, 1 से 2 तक की दूरी या 2 से 1 तक की दूरी दोनों बराबर है, लेकिन दिशा में तो विपरीत है। एक बार 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, एक बार 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं, तो ये दो सदिश परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है। तो इनको कैसे लिखूंगा? इनको लिखूंगा r21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r12 वेक्टर, क्योंकि दोनों सदिश परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो ये इन दोनों में संबंध हो गया। वही तो बात है, ये दो दीवारें हैं, इधर से इधर जाओ तब भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी, या इधर से इधर जाओ तब भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल छबड़ा से कोटा जा रहे हैं, छबड़ा से कोटा जाओगे तो भी उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कोटा से छबड़ा होगा तो भी उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरियां तो बराबर है, लेकिन एक स्थिति में मैं कोटा पहुंच गया और एक स्थिति में मैं छबड़ा पहुंच गया, दिशाएं विपरीत हो गई दोनों। तो इस प्रकार से अपन सदिश को निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश वाली सारी चीजें देख ली, छोटी छोटी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद क्या करें? इसके बाद सबसे बड़ी जो चीज आती है सदिश में वो होता है सदिशों का योग, कि सदिशों का योग कैसे किया जाए। सदिशों के योग के कौन कौन से नियम है, और सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं भी कैसे भी यूज आ जाएगा सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो मैं अब आपको वो नियम समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इसके बाद हमें सदिशों का योग पढ़ना है। ठीक है, सदिशों का योग कैसे होगा? सदिशों का योग, सदिशों के योग के मेरे पास दो प्रसिद्ध नियम है, नियम तो और भी हैं लेकिन दो ही नियम काम में लेंगे। एक तो त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। दूसरा जो नियम है वो तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, 99% वही काम आएगा, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। ये होगा सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम में क्या होगा? पहले त्रिभुज नियम देख लो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के नियम में तो सूत्र वगैरह भी काम आएंगे, तो उसको और देखेंगे अपन। त्रिभुज नियम ये यूं कहता है कि अगर किन्हीं दो सदिशों ए वेक्टर या बी वेक्टर, में नाम लिख रहा हूं लेकिन इनके कोई और नाम भी हो सकते हैं, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर को यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उनके योग को व्यक्त करती है और उनकी दिशा में विपरीत होती है। दिशा में विपरीत का चक्कर समझ में नहीं आया? कैसे आएगा? देखो, एक सदिश, ये त्रिभुज हो गया, सपोज हो गया, ये त्रिभुज है कोई भी, यहां से यहां तक इस दिशा में चला, यहां से यहां तक इस दिशा में चला। तरीका क्या कहता है कि यूं चला तो यूं आना चाहिए, यूं चला तो फिर यूं आना चाहिए, लेकिन ये जो तीसरी भुजा है इसकी दिशा विपरीत होगी और ये परिमाण में दोनों के योग को व्यक्त करेगी। तो ये मैंने, अगर मैं इसको कैपिटल आर वेक्टर लिख दूं या सी वेक्टर कुछ भी लिख दो, तो ये जो आर वेक्टर होगा, ये आर वेक्टर इसके और इसके योग के बराबर होगा। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इससे भी सोल्व होते हैं। त्रिभुज के नियम में कहते हैं कि यदि किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उनके योग को व्यक्त करती है, उनके परिणामी को व्यक्त करती है और दिशा में विपरीत होती है। तो ये दिशा में विपरीत जो भी दिख रही है, ये आर वेक्टर, ये किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। ये लिख दिया, ये तो त्रिभुज नियम हो गया। इसके बाद हम पढ़े समांतर चतुर्भुज का नियम। उसके लिए मुझे स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा, मैं इन सबको क्लियर कर देता हूं। उसके बाद अपन समांतर चतुर्भुज का नियम देखेंगे। समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम ही कहता है कि अगर दो सदिश, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज मैंने बताया था ना आपको, सपोज आयत है, ये आयत है, आयत दिख रहा है तुम्हें। अब इधर से कोई व्यक्ति आया हंसता खेलता और उसने अपनी टांग उठा के लात दी इसके जोर से, ये लात मारी,
लात मारते बेचारा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, बट इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। इसके समकोण, इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन को तो इतना सा काम है बस कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। तो समांतर चतुर्भुज के नियम में इसको मैंने लिखा P वेक्टर से, और एक और अगर मैं दो सदिशों को P और Q दो वेक्टर हैं, इन सदिशों को मैं समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित करूं तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया, बिल्कुल बन गया साहब। तो इनके प्रारंभिक बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होता है वो इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करता है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? समांतर चतुर्भुज का नियम यह है कि अगर किन्हीं दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, एडजेसेंट आर्म्स या एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट क्या होगा, जो एक ही बिंदु से निकलती हो, यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं निरूपित किया जा सके तो उनके प्रारंभिक बिंदु से गुजरने वाला जो सदिश होता है या विकर्ण होता है वो उन दोनों के परिणामी को व्यक्त करता है। योग नहीं लिखेंगे, योग नहीं लिखेंगे, परिणामी को व्यक्त करता है। इसका सूत्र डायरेक्ट आप याद रखना। उसके पहले कुछ चीज, इन P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का कोण थीटा, ध्यान रखना ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट की घात जाने कितनी अनंत चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये थीटा जो है ये P और Q इन वेक्टर के बीच का कोण है, ये कोण है अल्फा। ये परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश जो P वेक्टर के साथ कोण बनाता है वो है अल्फा। इसका सूत्र क्या आता है, देखो क्या सूत्र आता है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का सूत्र आता है कि इसका परिणामी जो R होगा वो इस सूत्र द्वारा दिया जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यहाँ पर P और Q क्या है, यहाँ पर R तो है परिणामी सदिश का परिणाम, परिणामी सदिश का परिणाम नहीं सॉरी परिमाण, परिणाम और परिमाण में अंतर है दोनों में। परिणामी सदिश का परिमाण ये P वेक्टर का परिमाण, Q है Q वेक्टर का परिमाण, और थीटा जो है ये थीटा, ये है इन दोनों, कौन दोनों, P वेक्टर और Q वेक्टर के मध्य का कोण। फिर बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, तो आपको पहले चैप्टर में पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक सूत्र हो गया जो हमें याद रखना है। अब ये R क्या है, P क्या है और Q क्या है। R, P और Q क्या है, ये R, P और Q कुछ भी, P और Q कुछ भी हो सकते हैं। ये तो दो सदिश थे, अगर मैं बल लगा रहा हूँ किसी वस्तु पर तो सपोज मैंने यहाँ पर, इसको मैं अलग से बताता हूँ, चलो उधर से, सपोज कोई भी ये बक्सा है, इस बक्से को एक व्यक्ति तो उधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है रस्सी से, तो परिणामी बल कहाँ लगेगा, बीच में कहीं ना कहीं लगेगा ना। तो जैसे F1 वेक्टर लग रहा है, बल को F से लिखते हैं, यहाँ पर F1 वेक्टर लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है F2 वेक्टर। माना इनका परिणामी बल कितना है, F या R ही लिख दो। तो अब सूत्र क्या लिखूंगा मैं, P की जगह F1, Q की जगह F2, तो सूत्र यहाँ लिखता हूँ नीचे। तो अपने पास हुआ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये कसम खा के मत बैठ जाना कि P और Q ही लिखेंगे हम तो हर बार। P और Q डिनोट कर रहे हैं सदिश को, केवल सदिश को डिनोट कर रहे हैं। तो ये F1 और F2 दो बल, बल की जगह अपन और क्या क्या हो सकता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, विद्युत बल हो सकता है, चुंबकीय बल हो सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती थी। तो किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए, जैसे विद्युत क्षेत्र तो E से लिख देंगे, कुछ भी दो वेग है, जैसे सपोज ये नदी का वेग इधर है, कोई तैरता हुआ इधर गया, जैसे ये नदी है, ये नदी अपने बहाव में जा रही है, इस व्यक्ति को, ये यहाँ पे खड़ा जो व्यक्ति है, इसको क्रॉस करके यहाँ जाना है, तो नदी का वेग तो कैसे है इधर v1, इसका वेग कैसे होना चाहिए v2, तो इसका परिणामी वेग ऐसे थोड़ी होगा, तो ये v1 और ये v2। अब मैं बोलूँ कि इसका परिणामी वेग निकालो, तो आप v लिखो, v बराबर पहला सदिश क्या है v1 स्क्वायर, दूसरा सदिश क्या है v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा।
यानी कि कसम खा के मत बैठ जाना, पहले बताया कि पी और क्यू ही लिखना है, वो कुछ भी हो सकता है। पी और क्यू तो केवल दो सदिशों को व्यक्त करते हैं। तो सूत्र क्या आया बच्चों? सूत्र आया हमारे पास परिणामी सदिश का। बस ज्यादा डीप में नहीं, सूत्र याद रखना है बस। और कैसे कैसे व्यक्त करते वो मैंने आपको बता ही दिया। ये हो गया पी वेक्टर। ओके, तो आर का सूत्र क्या बना था? आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। हो गया। अब सपोज दोनों सदिश बराबर है, p बराबर q, ये किसी तीसरे सदिश के बराबर है। मैंने शायद आपके नोट्स में, जो आपको नोट्स भेजो उसमें f के बराबर मान रखा है। माना p और q दोनों बराबर है, परिमाण में बराबर, दिशा में तो अलग अलग है। तो मैं p और q की जगह f लिख देता हूं। तो देखो r बराबर क्या होगा? एफ स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। हो गया। यहाँ पे एफ स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2f स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करेंगे 2f स्क्वायर cos थीटा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो r इज इक्वल टू, ये हो गया 2f स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा एक प्लस ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा cos थीटा। याद करो कल का दिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या थी? ट्रिग्नोमेट्री में था कि अगर आपको 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? याद होगा, ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था यहाँ 2 है तो यहाँ आधा आ जाता है। तो अगर यहाँ पे थीटा होगा तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर थीटा का आधा क्या होगा? थीटा बाय 2। तो इसका सूत्र क्या बना? 2f स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा? ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के। 2 और 2 4, वर्ग बन रहा है, एफ स्क्वायर वर्ग बन रहा है, cos स्क्वायर वर्ग बन रहा है, सब बाहर आ जाएंगे। तो ये हुआ अपने रूट तो हट ही जाएगा, 2f cos थीटा बाय 2। ये मैं क्यों करा रहा हूँ? मजा आ रहा है मुझे? नहीं। जब हम चैप्टर 1 में क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पे डायरेक्ट काम में आएगा। अब देखना, यहां तक तो लिख ही लिया, मैं इसको मिटा देता हूं। 2f cos थीटा बाय 2 ऊपर लिखता हूं इसको मैं, r बराबर 2f cos थीटा बाय 2। अब देखो यहाँ पे थीटा कौन है, cos थीटा का मान कितना होगा और परिणामी का मान कितना होगा। मैंने एक ऐसी सारणी बनवा रखी है, आपको जरूर देखिएगा। उसमें नोट्स आपके अटैच कर दिए हैं। कहाँ पे? जब आप अपनी ऐप में स्टोर में जाओगे, स्टोर में जाकर के फिजिक्स क्लास 12 का वो खोलोगे ऑप्शन, उसमें फिजिक्स वीडियो लेक्चर्स और नीचे फिजिक्स पीडीएफ नोट्स दो बने हुए हैं। फिजिक्स पीडीएफ नोट्स में मैंने पूरी पीडीएफ डाली हुई है, वहां देखना इसको। तो थीटा बराबर सपोज 60 डिग्री हो, सपोज 90 डिग्री हो, 3 स्थितियों के लिए बता रहा हूं मैं। तो cos थीटा बाई 2 का मान निकालू ना मैं। थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 60 का आधा 30, cos 30 का मान कितना? √3/2। 90 बटे 2, cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 120, cos 120 में 2 का भाग गया, cos 60 होता है 1/2। अब 2f से गुणा कर दो इसको, यहां पे गुणा करा तो देखो क्या हो गया 2f, और cos थीटा बाई 2 की जगह किससे गुणा करो? √3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3f। उस प्रकार अब देखो यहाँ पे cos थीटा बाई 2 को 1/√2 लिखूँ, यह है 2f, ध्यान से देखना इसको, ये 2f, और अब cos थीटा बाई 2 कितना है? 1/√2। √2 से ये √2 बार कटा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √2f। यहाँ 1/2 है तो देखो वहां पर कितना आ गया? r बराबर 2f cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 की जगह मैं रखता हूँ 1/2, 1/2 रखते ये कट गया तो ये हो गया f। डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने के काम आएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? अगर कोई दो सदिश जो परिमाण में समान हो, इसका रिजल्ट क्या निकला ध्यान से सुनना, 2 बार रिपीट करूंगा। अगर कोई दो सदिश जिनका परिमाण समान हो, उनके मध्य अगर कोण 60 डिग्री हो तो डायरेक्ट उनका परिणामी √3f के बराबर होता है, f जो भी दे रखा हो। अगर दो सदिश, f कोई भी सदिश हो सकता है, यदि दो सदिश परिमाण में समान हो और उनके मध्य कोण 90 डिग्री हो तो उनका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं √2f। ध्यान रखना, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा पहले चैप्टर के, वापस देखना पड़ जाएगा तुम्हें इसको। यदि दो सदिश बराबर उनके बीच 120 डिग्री कोण हो तो उनका परिणामी किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर ही होता है, f ही आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये सारणी बनवा रखी है डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने के लिए। इसके बाद बात करूं मैं दिशा की। दिशा की बात करें
तो अब देखना बच्चों, बोर्ड क्लियर कर दिया है। समांतर चतुर्भुज का नियम मैंने आपको बता दिया, उसका सूत्र बता दिया और सूत्र बताने के बाद ट्रिक बता दी उसकी। अब एक समांतर चतुर्भुज की दिशा, वापस छोटा सा चित्र बना लें। ये P वेक्टर था अपने और ये Q वेक्टर था, ये परिणामी था इसका R वेक्टर, इन दोनों के मध्य कोण था थीटा और ये था अल्फा, याद हो तो अल्फा कोण। तो इस tan अल्फा का सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कॉस थीटा। यही था माना, हमने क्या माना था कि P और Q बराबर है और किसके, ये सूत्र तो इसका होता है, ज़्यादा काम आएगा नहीं इसका। इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ध्यान रखना। माना P बराबर Q बराबर F, ठीक है, लिख दो tan अल्फा, यहां से लिखूं Q की जगह क्या लिखूं F, साइन थीटा की जगह साइन थीटा बटे P की जगह भी F और Q की जगह भी F प्लस F कॉस थीटा, यहां से F साइन थीटा और बटे F कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, F से F कट गया, क्या बचा tan अल्फा बराबर साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करें, सूत्र याद करो, कल मैंने आपको साइन 2 थीटा का सूत्र बताया था, याद हो तो, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। फिर 1 प्लस कॉस थीटा, पिछले वीडियो में बताया था ना आपको, ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो चालू हुआ है उसमें देखो, 1 प्लस कॉस, अब ये तो अभी हाल काम आया था, 2 थीटा का सूत्र होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब ये 2 है तो यहाँ आधा आ रहा है, तो अगर साइन होगा तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर चल जाएगा 2 साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र ये होता है, यहाँ 2 है तब यहाँ थीटा है, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा थीटा बाय 2, तो ये सूत्र बनेगा नीचे ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा बाय 2 से एक बार कट गया क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ऊपर क्या बचा साइन थीटा बाय 2, नीचे क्या बचा कॉस थीटा बाय 2, ये हो गया tan अल्फा। कल मैंने बताया था सूत्र कि साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2। यहां कर दूं इसको मैं, तो ये हुआ आपके tan अल्फा बराबर, ये हो गया tan थीटा बाय 2। 10 से 10 डायरेक्ट नहीं उड़ाते, इन्वर्स में उड़ाते हैं, लेकिन आप तो फिलहाल के लिए इसे याद रखो, वैसा कटता नहीं है, ये 10 उधर जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा, इन्वर्स से कटेगा, तो अल्फा अगर 10 के अंदर जो है 10 के अंदर जो है बराबर होंगे ना, तो अल्फा बराबर क्या हो गया थीटा बाय 2, अल्फा बराबर क्या हुआ, अल्फा बराबर हुआ थीटा बटे 2। आ जाओ यहाँ पे वापस, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जो कोण थीटा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा आधा, आधा होता है अर्धक से, क्या परिमाण, इसका क्या रिजल्ट निकला, कौन सी चीज हमें याद रखनी है, कौन सी चीज याद रखनी है, तो वो जो चीज जो याद रखनी थी, ध्यान रखना ये जो ट्रिक बता रहा हूं कक्षा 11 में नहीं बताई गई थी, लेकिन कक्षा 12 में न्यूमेरिकल्स करने के लिए डायरेक्ट काम में आती है। तो अल्फा बराबर थीटा बाय 2, इसका कोई काम नहीं है, अब इसको साफ कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला बच्चों कि अल्फा जो है वो थीटा बटे 2 के बराबर है। अब अल्फा थीटा बटे 2 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि जब भी, शर्त क्या थी कि 2 सदिश बराबर है, इसका मतलब सपोज ये सदिश भी P और ये सदिश भी P, जब भी 2 सदिश बराबर हो, ये भी P वेक्टर ये भी P वेक्टर, उनके मध्य कोण थीटा हो, तो इनका जो परिणामी निकलेगा ना, परिणामी R वेक्टर, ये परिणामी इनके मध्य से निकलेगा, क्योंकि अल्फा किसकी दिशा थी, अल्फा थी परिणामी सदिश की क्षैतिज से बनाई गई दिशा। इसका मतलब जब भी 2 सदिश समान हो, 2 बार बोलूंगा ध्यान से सुनना, जब भी 2 सदिश समान हो तो उन दोनों सदिशों का परिणामी सदैव उन दोनों के मध्य जो भी कोण है उसके अर्धक आधे से निकलेगा। थीटा बाय 2 क्या हो गया अर्धक, अर्थात यदि कोई भी 2 सदिश समान हो तो उन दोनों सदिशों का परिणामी, उन दोनों सदिशों का परिणामी सदैव उन दोनों के मध्य कोण के अर्धक से गुजरता है। यही समांतर चतुर्भुज के नियम में जो 2 चीजें मुझे आपको बतानी थी वो है, एक तो सूत्र हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होगी, वापस इसको रिपीट टेलीकास्ट पे चला देते हैं, ठीक है। उसका सूत्र tan अल्फा का दिशा का Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है।
और इसकी टेबल बनवा दी थी, और इसका मैंने आपको बता दिया था कि अगर दोनों समान हो तो अल्फा बराबर θ/2 आता है। ये सब कुछ आपके सदिश के बारे में था। सदिश का एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूं तुम्हें, सदिश का छोटा सा क्वेश्चन। वैसे कराना नहीं कराने बात है कि कुछ नहीं है उसमें, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको 2 दे दिए कि सपोज 2 बल हैं 3i कैप और F1 बराबर है 3i कैप और F2 बराबर है 4j कैप। i कैप तो x दिशा में लगता है और j कैप y दिशा में लगता है। कोण का पता चल गया कि इनका मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये F1 बराबर हो गया 3 है, परिमाण लिख रहा हूँ केवल, दिशा नहीं लिख रहा हूँ। F2 बराबर हो गया कितना, 4, कोण हो गया 90। तो इनका परिणामी सूत्र तुम्हें पता ही है क्या है, p² + q² + 2pq cos θ। तो r बराबर नीचे वाला p होता है, इसकी जगह लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos, 2 × 3 × 4 cos कितना है 90। cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा केवल ये। तो यहाँ बचेगा r = 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो r बराबर 9 + 16 होते हैं 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। ये इस प्रकार से बच्चों पूरी सदिश मैंने बेसिक नॉलेज थी वो आपको समझा दी। ये जो हमने हथियार पढ़े 5 बेसिक मैथमेटिक्स के, 5 हथियार पढ़े, इसके अलावा कोई हथियार की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी सेक्शन में आपके वीडियो डाल दी जाएगी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं चैप्टर के बीच में कराऊंगा। अब जरूरी बात क्या, 5 चीज़ें पढ़ ली, ग्राफ बनाना, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन, सदिश। इन 5 हथियारों को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इनका बहुत काम पड़ने वाला है। कभी भी हथियार निकाल करके और चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या गोलियों से भूनने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन 5 हथियारों को बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके बाद हम अब चैप्टर शुरू करेंगे, और वो चैप्टर शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन सब की प्रैक्टिस करो, इन सब की प्रैक्टिस करोगे, और जो भी डाउट आए वो ऐप में आपके मैसेज बॉक्स है, चैट बॉक्स, उसमें लिख के भेजो, या मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो।